बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज फैसलाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में अगर नवाज शरीफ साहब को मौका मिला तो अगले 10 साल में मुल्क मुआशी मैदान में भारत से टक्कर लेगा। दूसरी जानिब दुबई में एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बाद नवाज शरीफ साहब भी दुबई पहुँच गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दुबई में अहम मुलाकातों का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है। आने वाले सेटअप के हवाले से कहा जा रहा है कि अहम फैसले किए जाएंगे। क्या इत्तेहादी जमातें और कायदीन किसी एक फार्मूले पर मुत्तफ़िक़ हो पाएंगे इन मुलाकातों में? जी, तय ये हो रहा है कि अभी तो कुछ तय नहीं हुआ। और दुबई में इससे पहले जो मुलाकात हुई थी, जो एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, उस मुलाकात ने एक मुकम्मल जो उससे पहले का की पॉलिटिकल पिक्चर थी उसको तब्दील कर दिया था उस मुलाकात ने। क्योंकि उससे पहले ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे, और उसमें फिर ये बात भी थी कि शायद बिलावल वज़ीर आज़म होंगे या ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। और उसमें फिर जो है वो ज़ाहिर है कि ये था कि चूँकि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की गई है तो अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। अगर वापस जाना है दोबारा 2006 के मिसाक़े जमहूरियत की तरफ, जो कि 2007 में टूट गया था। ये बात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐलान हुआ था कि मिसाक़े जमहूरियत ख़त्म हो गया है, टूट गया है। और ये ऐलान उस वक्त हुआ था मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी तय हो रही थी जी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, और वो एक मामला जो है वो अदलिया बहाली तहरीक के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से। तो मिसाक़े जमहूरियत जो है वो अपनी जगह साइन हुआ था, लेकिन वो आगे फिर अगले ही साल जो है वो ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद भी ऐसे वाक़यात हुए कि वो फिर आगे चल नहीं सका। और तावक्त ये कि तहरीक इंसाफ जो है उसने 2011 में ताकत पकड़ी, और फिर जो है वो ये हुआ कि ज़ाहिर है कि बाकी जमातें फिर इकट्ठी हुई। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि पिछली मुलाकात से पहले क्या मंजर था। पिछली मुलाकात से पहले ये मंजर था कि ये था जहन में सबके कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे या ज़रदारी साहब होंगे। ज़रदारी साहब ने यहाँ से जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ख़िताब किया भी था, और ये बाद में पहले भी कह चुका हूँ कि वो बहुत कम इंटरव्यू भी देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या वो इस तरह का कोई इजलास जो उन्होंने पहले किया था जाने से पहले लाहौर में, और उसमें उन्होंने पूरा माशी प्लान दिया था और कहा था कि मैं $100 बिलियन की सरमायाकारी लेकर आऊँगा। लेकिन जब वो मुलाकात हुई तो वहाँ पर और ये था दूसरी तरफ से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी अगली जो सियासी क़यादत है वो मरीम नवाज साहबा के सुपुर्द करना चाहते हैं। ये एक आम जहन में बात थी, बिल्कुल। और ये बात थी कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो अगर, यानी ये भी बात हो सकती थी कि अगर नवाज शरीफ साहब की का जो अदालती मामला है नाअहली के हवाले से उसमें कुछ ताख़ीर भी हो जाती है तो उस अरसे के लिए ही मरीम नवाज साहबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़ी हो जाए। लेकिन ये बात भी नहीं हुई। ये जो दूसरा नुक्ता है ये अहम है कि मरीम नवाज साहबा को ये तो मरीम नवाज साहबा ने अपने आप को पीछे किया अपने वालिद के लिए, कि उन्होंने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं खुद हूँगा। जब उन्होंने कह दिया कि मैं वज़ीर आज़म खुद हूँगा तो ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गैर मुतवक्को थी, और ये बात हमने अपने प्रोग्राम में कही थी कि एक जमूद सा तारी हो गया मुलाकात के नतीजे में। उसके बाद ये हुआ कि फिर ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई बात की, फिर इधर से उधर से बाकी पार्टियों का रिस्पांस आया, एक खामोशी सी छा गई कि भाई अब क्या है, कैसे है, क्या।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब कैसे क्या हिकमत अमली बनानी है, कैसे होगा, मतलब अगर मतलब अगला सेटअप होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी की अपोजिशन में बैठेगी या कोई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी इलेक्शंस के बाद, क्या होगा, कैसे होगा। और ये जो भी कुछ ये हुकूमत जो गई है, ये अरेंजमेंट गया, इसमें तो सारी पार्टियां थी साथ, तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि जी मईशत अगर ख़राब है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सर पे गई है, या तो सब ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी हैं। तो ये एक मामला ऐसा था जिसके ऊपर मामला अटक गया जाके। और उसके बाद इसी दौरान ये भी हुआ कि ये ख़बरें भी आईं कि नवाज शरीफ साहब ने कानूनी टीम से मुशावरत की है। और अच्छा, नवाज शरीफ साहब को एक बात नवाज शरीफ साहब की शख्सियत के हवाले से हमारे जहन में होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब बहुत कम बात करते हैं। उनकी जो मतलब वो उनसे आप तमाम दुनिया की बातें इधर उधर, यानी सियासी बात कम करते हैं। मतलब वो एक डिप्लोमेट समझ लें आप उनको, इंतहाई मंझा हुआ डिप्लोमेट जो कि बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। या आप उनको एक कोई ऐसी पर्सनैलिटी किसी ऐसे अदारे की कि जिसके लोग उनको पता सब होता है लेकिन उसे सुनते हैं आपसे। तो उनकी शख्सियत इस तरह से है कि वो आप उनसे ख़बर उनकी नहीं ले सकते, बड़ा मुश्किल है। मियाँ साहब से अगर आप पूछेंगे ना, मियाँ साहब वापस कब जा रहे हैं, तो मियाँ साहब का आगे जवाब होगा और आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, ठीक है, देखें पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हालात पैदा हो गए, मतलब ये करके वो निकल जाएंगे। मतलब उनसे ख़बर निकलवाना जो है ना मुश्किल काम है। और इस सिलसिले में एक वाक़या भी उनके साथ एक दफ़ा बात हुई भी थी, वो मैं कभी बाद में कभी जिक्र करूँगा। उधर एक बात थी कि बड़े मज़ेदार, और वो उसको समझती हैं, उनको पता भी है इस बात का कि उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो उससे लोग समझ नहीं पाते। तो ये अच्छा है, अनलाइक साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI। मतलब वो उनकी गुफ्तगू सुन के उनके अगले जो है तो उनके 10 साल प्लान का इल्म हो जाता है, ठीक है। तो फ़ायदा भी होता है, लेकिन यह है कि कभी कभी आप अपने कार्ड्स को बहुत क्लोज टू चेस्ट रखें तो वो अच्छा भी होता है। तो वो जब बात डिस्कस नहीं करते तो वो डिस्कस नहीं करते नवाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस नहीं करते। 12 अक्टूबर के बाद एक सवाल बड़ा रौला पड़ गया था कि क्या शहबाज शरीफ साहब को पता था या नहीं पता था, ये मुशर्रफ साहब वाला के, तो आखिर में तय शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। तो इशू ये है कि वो नवाज शरीफ साहब बड़े उनको पता होता है कि किस से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। तो उन्होंने अब एक बड़ा पता फेंक दिया जरदारी साहब के, मैं हूँ, हमारी तरफ से तो मैं हूँ, ख़त्म। तो अब वो सब हिल गया सारा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। ये दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम है ना, जो जुडिशल सिस्टम है, उसको जरदारी साहब बखूबी समझते हैं और नवाज शरीफ साहब भी बखूबी समझते हैं कि फैसले जज साहिबान, ये जो बात हो रही है ना, ये एक कहने को तो बड़ा अच्छा है कि जी वो सितंबर में क्योंकि ये है वो, लेकिन उनको वो जो हरकियात हैं अदालती फ़ैसलों की, अल्फाज किस तरह कैसे, कई उनके साथ रहने वाली शख्सियात जज बने फिर रिटायर हुए, फिर तो पूरा एक उनका नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जानते हैं पूरे सिस्टम को कि कैसे सिस्टम चलता है मुल्क में। तो ये एक अवामी बात तो हो सकती है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो जिस दिन उमर हता बंदयाल साहब जाएंगे तो अगले दिन वो लैंड हो जाएंगे और सारे जो गुरी, लेकिन नवाज शरीफ साहब इसको बड़े गहरे अंदाज में देख रहे होंगे कि उस बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ख़ास तौर पर तब जबकि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को उम्मीदवार के तौर पर पीछे किया और एक बड़ा ऐलान किया कि मैं खुद वज़ीर आज़म हूँगा जी। यहाँ पर अब यानी आप इस तरह से देखें कि अगले महीने के ये चंद रोज़ और फिर अगस्त शुरू, और अगस्त के अंदर जो है वो चाहे 8 या 10 या 12 तारीख की रात या जो भी, तो ये चंद रोज़, और उसमें ये तय करना है कि अगला सेटअप तो कम तय हो रहा है, ये निगरान पहले तय होगा। क्योंकि निगरान के हवाले से भी एक खौफ है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हम निगरान बनाएं थोड़ी देर के लिए तो वो भी
पता चला हमारे भाई मोहसिन नकवी की तरह एक लंबे अरसे लंबी के लिए। मुद्दत पकड़ ली। ठीक है, तो एक दफ़ा जब आपने कर दी एक चीज़ तो वो फिर एक मिसाल तो बन जाती है ना। तो वो अब, और मोहसिन नकवी साहब जाहिर है कि वहाँ पे एक फुल पावरफुल अथॉरिटी के साथ। बैठे हुए चीफ मिनिस्टर के तौर पे। तो ये भी है कि कोई ऐसा, ये बड़ी कुर्बत थी नवाज शरीफ साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब की। यानी उनको कहा ही ये जाता था कि इफ्तिखार चौधरी साहब, यानी जरदारी साहब को यकीन था कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब सारे फैसले जो हैं ये नवाज शरीफ साहब कहने पड़ते हैं। आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब जब इफ्तिखार चौधरी साहब के चंद रोज़ रह गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने पूछना शुरू कर दिया था इसको कितने दिन रह गए जाने में। अच्छा, ये किसी ने इफ्तिखार चौधरी साहब को, मैं बताया, ये इफ्तिखार चौधरी साहब को किसने बता दिया? अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े खुश थे कि यार नवाज शरीफ तो मतलब होता है ना कि मैं मतलब बहुत कुछ किया हुआ है तो नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब आखिरी दिनों में कहते हैं यार ये कितने दिन रह गए हैं इसके जाने में, तो मतलब जा रहा है ना ये, बड़ा मुश्किल हो गया तो इस किस्म के बंदे के साथ चलना इस तरह के जज के साथ चलना। तो वो जो है ना, मियाँ साहब का एक अपना जहन है, उस जहन को पढ़ना मुश्किल दुश्वार है। और जैसे आप यूँ समझ लें कि हमारे जो सियासतदान हैं ना, पुराने सियासतदान, इनकी शख्सियत में मैं मिसाल दे सकता हूँ सिर्फ, मतलब ये कोई इसको नेगेटिव सेंस में ना ले कोई, बिल्कुल ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये एक आप समझें कि पिज़्ज़ा यकीनन सबने देखा भी होगा, खाया भी होगा। पिज़्ज़ा का जो डब्बा है वो चौकोर होता है। पिज़्ज़ा जब बाज़ार से आप लाते हैं तो उसका डब्बा जो है वो तो चौकोर होता है। अच्छा, पिज़्ज़े के डब्बे को जब आप खोलते हैं तो अंदर से पिज़्ज़ा जो निकलता है वो गोल निकलता है। डब्बा होता है चौकोर, पिज़्ज़ा निकलता है गोल, जब खाते हैं तो तिकोना होता है स्लाइस। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स है कि आप ये सोच कहेंगे यार पिज़्ज़ा किस शक्ल का, मतलब कैसे। तो ये तह दर तह है, मैंने मिसाल दी है ना, सब सारी ये बड़े गहरे पॉलिटिशियन बड़ा समझते हैं सिस्टम को। अब सवाल ये है सारा कि उसमें नवाज शरीफ साहब ने बहरहाल उन्होंने एक फैसला कर दिया, वो फैसले से नहीं हटेंगे कि मैं हूँगा अगला वज़ीर आज़म। अच्छा, अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ कि ये सिलसिला शुरू हो गया कि मतलब पीपल्स पार्टी, फिर इसका मतलब है कि कौमी हुकूमत बनेगी, कोई अपोजिशन में बैठना है उन्होंने। अच्छा, अदालत जो है उसके ऊपर भी अब वो देख रहे हैं कि यार एक मिनट, ये फैसले जो हैं ये मतलब आ रहे हैं बेशुमार केसेस, जो साबिक वज़ीर आज़म है और जो चेयरमैन PTI। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है ना, इसमें तोशा खाना और ये और वो खाना, मुझे अगर वैसे ही आप देखें ना तो तोशा खाने से तो सब बहुत सारी शख्सियात की लिस्ट बनती है। जो गलत काम है वो गलत काम है, बिल्कुल इनको क्लैरिटी के साथ उसमें सामने आना चाहिए। और उसमें ये इशू कम इम्पॉर्टेंट, इस तोशे खाने में ना ये इशू कम इम्पॉर्टेंट रहा है कि वो तोशे खाने की कीमत कितनी लगी और वो क्या गया, और नहीं इम्पोर्टेंस ये, इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि वो उधर ही पहुंच गया जहाँ से आया हुआ था। मतलब ये उसकी जो डिप्लोमेटिक साइड है ना वो ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। ये नहीं, एक प्रॉब्लम वो बनी है कि यार मतलब उधर ही घूमते घामते वो चीज़ पहुंच गई कि जिसने कहते हैं ये तो मैंने दिया था, ये अच्छा ये बाजार में बेच दिया, हाँ उन्होंने बाजार में बेच दिया जाके, मतलब वहाँ से जो है ना ये ज़्यादा मसला खड़ा हुआ। एनीवे, लेकिन ये तो मुझे ये लगता है कि 9 मई का जो वाक़या है ना ये एक ऐसा वाक़या है क्योंकि इसमें ये इंडिविजुअल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें सैकड़ों या हज़ारों लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों के फैसले होने हैं। और यहाँ पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको अपनी गुफ्तगू में, अपनी बात में, अपने मामलात तय करते वक्त ये जहन में रखना है कि अगर फ़र्ज़ करें वो मतलब मिसाल के तौर पे वो जैसे वो उनकी वो बात कहते हैं ना कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, मैं हो जाऊँगा, उनको ये भी अपने साथ सोचना है कि मैं अगर हो भी जाता हूँ गिरफ़्तार या मुझे कोई मसला हो भी जाता है तो वो हज़ारों लोगों का क्या होगा। तो मैंने किसी तरह से कोई ऐसा हज़ारों या सैकड़ों लोग हैं ना जिन पे मुकदमा चल रहे हैं, 102 का तो कह दिया, 102 का, तो वो जो लोग हैं उनका लीगल, उनके मामलात, उनके आगे
कैसे होगा, क्या होगा, वकला की टीम देखें, वो बड़े सीनियर वकला तो पीछे हट गए। वो मैंने पहले भी बताया था कि वो फीस लेते हैं सारे, फिर लॉयर्स, यंग लॉयर्स आ गए, वो साथ होते हैं, कुछ सीनियर भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन फ्री केस कोई नहीं लड़ रहा। ये बात मैं आपको बता दूं कि मुफ्त केस कोई नहीं लड़ रहा। यहाँ पे ये खुश ना हो कि जी फलाने ने बड़े अच्छे दलाइल दे दिए, तो प्रॉपर फीस लेके और अच्छी बड़ी फीस यहाँ पे लोग ले रहे हैं। तो वो जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल, जो भी लोग हैं जिनको कोई इस्तेकाम पाकिस्तान में निकल गया, कोई कहीं निकल गया, लेकिन वो जो उनके कहने पे लोग आए पीछे, भाई एक आदमी ने इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन कर ली जाके, या परवेज़ खटक साहब की जमात ज्वाइन कर ली, लेकिन उस बंदे के कहने पे जो लोग पीछे जेलों में गए हैं तो उनको तो निकलवाएं, उनके तो मुकदमात लड़ें, या उनके तो मतलब जिम्मेदारी लें कि हमने कहा था जी, ठीक है, या फिर उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। मतलब कोई सर पैर होना चाहिए ना इस पूरे, ये जो बना रहे हैं पूरा ये तहरीक, ये इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेकाम पाकिस्तान वालों से गुजारिश है कि ये भी तो देखें ना कि आप लोग ले रहे हैं तो उनके कहने पे जो लोग पीछे गए हैं उनको पूछने वाला नहीं है। ये तो एहतसाब के दारों को देखना चाहिए डॉक्टर साहब। उन अदारे को तो कानून है ना, कानून क्यों देखेगा? वो कहेगा ये लोगों ने 5 लोगों ने आग लगाई है, 10 लोगों ने तोड़फोड़ की है, वो तो उनको पकड़ेंगे। तो अब ये तो पीछे तो ये तो उनका फर्ज है ना कि यार उन्होंने आपके इलाके के लोग थे, आपके साथ थे, आप जाके उनको हेल्प आउट करें इस वक्त, ठीक है ना। तो बात ये है कि इसमें ये अच्छा, फिर ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी और ये बनी, इनका भी पहले ये था कि ये इत्तेहाद हो जाएगा, फिर वो इत्तेहाद नहीं है, तो वो एक फोर्स तो है ना, एक पॉलिटिकल। भाई जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की एक यानी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, उसका एक आने वाले दिनों के अंदर एक पूरा उसका एक नक्शा सामने आ जाएगा। ये है, ये अब अगर उसमें 100 नहीं जीतेंगे तो 50 जीत जाएंगे, 40 कोई ना कोई तो जीत उनके होंगे ना सीट। इसी तरह से परवेज खटक साहब की कोई ना कोई तो वोट उनके पास होगा। लेकिन अब सवाल ये सारा कि क्या सारा वोट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सारा वोट क्या इनके पास होगा? क्या होगा? तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं। अदालत तो अपना कानून अपना रास्ता ले रही है, क्या फैसला करते हैं क्या फैसला नहीं करते। और ये बात सोचना ही गलत है। ये बात मैं बताऊं कि ये अदारों के ऊपर, अदालतों के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि ये कहा जाए कि जी ये चूंकि एक जज रिटायर हो जाएगा, दूसरा जज आ जाएगा, तो उसके बाद ये मुझे नहीं पता ये बात क्यों हो रही है। क्योंकि वो जज जो है, फिर वो जो भी जज होंगे उनके ऊपर एक और प्रेशर आपने पहले ही डाल दिया कि जी ये आएंगे तो देखें फिर मैं अगले दिन, तो वो तो जज पहले ही लोग ये इस तरह, ये गलत वो है। बदकिस्मती के साथ ये इधर भी बनाया गया तासुर, इस तरफ भी, यानी एक बेंच के हवाले से भी और उधर भी, और वो शख्सियात जो हमारी अदलिया में उन्होंने खुद भी उसको हवा दी बदकिस्मती के साथ, जो ख़त्म कर देनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, बदकिस्मती है। लेकिन आप देखें ना कि तासुर कितना अजीब सा जा रहा है इस वक्त। तो इसके ऊपर मेरा अपना जो ख्याल है वो, और कुछ इतलात भी हैं कि कोई बात तय नहीं हो पा रही, अभी तक तय नहीं हुई, और आने वाले दिनों में तय होनी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा वो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब अपना प्लान बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे उनके साथ। जरदारी साहब ने बाहर सूरत पंजाब से वोट उठाना है, और पंजाब से वोट उठाना है, और ये भी तय करना है कि उनने क्या अपोजिशन में बैठना है। अच्छा, और अपोजिशन में बैठना है अगली पार्लियामेंट में, तो फिर अपोजिशन में बैठना है तो सिंध के साथ बैठना है, पंजाब में नहीं रहना। उधर क्या या सीट एडजस्टमेंट होती है, तो सीट एडजस्टमेंट होने के बाद तो फिर वो मतलब वो जो पीरियड है दरमियान का। जरदारी साहब तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, जहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी दावत दी उन्होंने कि आप हमारे साथ जो हैं वो इत्तेहादी बन जाए। नवाज शरीफ साहब फ्लेक्सिबल नजर नहीं आ रहे वैसे। नवाज शरीफ साहब कुछ मामलों पे नहीं है फ्लेक्सिबल। हाँ, नहीं, नवाज शरीफ साहब कुछ मामलों पे नहीं है बिल्कुल फ्लेक्सिबल। तो ये उनको नुकसान ही देगा आइंदा। नुकसान भी उनको देता है, लेकिन उनको फायदा भी देता है। वो कुछ मामलात पे वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कैनी साहब ने बिल्कुल, जब ये मामला मैं क्या डिस्कस किया जाए, हम देख चुके हैं, मुशर्रफ साहब के हवाले से, मुकदमात के हवाले से सारी बात हो गई थी। उन्होंने चौधरी निसार जहाज़ आ गया था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा है कि चौधरी निसार ने फ़ोन कर दिया उनको कि वो मियाँ सब तैयारी है, बस मैं भेज रहा हूँ रात। उन्होंने कहा अच्छा अभी क्या जरूरत है, ज़रा ठहर जाए ना, मरी के ज़रा पार्टी के लोगों से पूछ लेते हैं। सारा फिर फटा शुरू, सुबह गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, मुशर्रफ साहब दाखिल हो रहे हैं, फटा पड़ गया। तो मियाँ साहब जो है ना, वो कुछ मामलात पे वो बिल्कुल खामोश आखिर
बिल्कुल ना वो प्लान डिस्कस करते हैं ना वो बात करते हैं। मैंने कहा ना कि ये उस दिन हुआ था जिस दिन मुशर्रफ साहब को तय हो गया था भेजना है, तो इसलिए वो रीड करना जो है ना वो मुश्किल है। तो कभी भी वो जरदारी साहब के सामने कि क्या प्लान है क्या, वो बस उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि मैंने आना है। और वो आगे क्या, मैंने आपसे कहा ना कि वो ये भी हो सकता है कि वो जहाज में बैठे अगली फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ जाए कि मैं आ रहा हूँ, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, ठीक है। तो जरदारी साहब की अपनी कैलकुलेशन होती है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, लेकिन ये दोनों आमने सामने जब शख्सियात हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। उस वक्त तो इकट्ठे हुए थे ना मुशर्रफ साहब की वजह से, तो मुशर्रफ साहब चले गए तो फिर फड्डा शुरू हो गया था ये अदलिया बाली वाला। फिर तो तहरीक इंसाफ ने आके इनको फिर जोड़ दिया। अब वो बीच में से निकलते हैं तो ये फिर अलहदा तो नहीं हो फिर वो इकट्ठे हुए, फिर ये निकलते हैं, फिर वो नहीं इतनी कोई आपस में याद नहीं। कुरान और हदीस वाला जो एक मिसरा था मेरी शो में अदा हुआ था, वो जरदारी साहब ने कहा था कि कोई मावदे कुरान और हदीस नहीं होते। इशू ये है कि वो ये जो है ना ये अपना प्लान कभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये अभी सिर्फ ये बात करेंगे कि निगरान सेटअप के लिए क्या, और इस्टेब्लिशमेंट से दोनों अपने अपने मामलात अलग अलग, और बहुत ज़्यादा ना जरदारी साहब बात करेंगे। और देखिए मरीम नवाज साहबा का वापस आना भी तो इंडिकेटर है ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपने तमाम फैसलों में मेरा ख्याल है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी पे एतमाद करते हैं, और एक हमें पता है कि करते हैं, ठीक है, वो कुलसूम नवाज साहबा पे करते थे और मरीम नवाज साहबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी अहलिया और मरीम नवाज साहबा। वो जो है सियासी फैसला, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मेरी सियासी जानिशीन है, तो मरीम नवाज साहबा उस मुलाकात में नहीं है जो वहाँ पे हो रही है। लेकिन बिलावल साहब के बारे में इतला है कि वो दुबई में है। तो अब ये देखते हैं, और इसके बाद लंदन जाना है, ठीक है, और फिर अब देखते हैं कि उसमें क्या बात तय होती है, किसके ऊपर फैसला होता है। और ये भी जो आज खबर आई हुई है शहबाज राना साहब की कि इसाक डार साहब का नाम चल रहा है, उसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ बड़ी खुश है। ओहो, वो कहते हैं तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कि ये सारा माशी जो पिछले फटा चल रहा था इसी को लेके जाएंगे ये इलेक्शन में कंटिन्यू करते। और उसके बाद दूसरी बात एक और, तो वो बड़े खुश हैं। अच्छा, उधर जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि 1 मिनट ठहर जाएं, ये अगर यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं तो हमारा बंदा क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकता इसी आइन के तहत सिंध में? हमारा भी कोई बंदा कंटिन्यू कर जाए इसी तरह, और वो कह दे कि मैं आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, मुराद अली शाह साहब कंटिन्यू कर जाएं और कहेंगे आइंदा मैं हिस्सा नहीं लूंगा, और कर जाएं कंटिन्यू 3 महीने और ले लें। हाँ, अच्छा, और बाद में मुशीर बन जाए, इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप, मुशीर बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं मुकम्मल वफाकी वजीर के इख्तियारात के साथ। जी, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, दोबारा अब ये बड़ी देखते हैं कि फैसला होना बड़ा जरूरी है। एक और मामला मरदमशुमारी इंतखाबात में जो ताख़ीर की कह रहे हैं कि वजह बन सकती है, उसके वजूहात बहुत सारे हैं। एक तो MQM और जमात इस्लामी, उसमें मैं अभी नहीं बात करना चाह रहा। मरदमशुमारी वाली बात देखते हैं कि क्या उस पर होता है, क्योंकि उस पर बड़ी बहस हो रही है। लेकिन अभी तो ये है ना कि ये पहले डिसाइड तो हो कि वो तो जब इलेक्शन होगा तब होगा ना। अभी तो ये केयर टेकर का मसला हल हो, और ये हल हो कि 60 दिन है या 90 दिन है, ये इशू हो। और दूसरी जो बात है वो ये कि फैसले रुके हुए हैं, अदालत में फैसले रुके हुए हैं। देखिए ना, अदालतों ने फैसले रुके हुए हैं, और उसमें यानी इसमें वेरिएबल्स काफ़ी हैं। तो इसलिए डे टू डे चूँकि अब हो रहा है, आज तक की ये इतला है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब तय जो होना है ना, वो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं बनूंगा। अब बाकी कब आएंगे, वो क्या करेंगे, क्या प्लान होगा सारा, वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब, वो सिर्फ पता होगा तो मरीम नवाज साहबा को पता होगा, 1-2 और उनके साथियों को पता होगा जो कि लंदन में उनके करीबी साथी, या जो मतलब जो कम लोग, बहुत कम, वो अपना कोई पॉलिटिकल प्लान लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये तो मुल्की, तो अभी देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या खबर सामने आती है और किस तरह से होता है। और ज़ाहिर लंदन भी जाना है, फिर लंदन जाके कि देखना है जरदारी साहब लंदन कब पहुंचते हैं, क्या वहाँ कोई मुलाकात होती है सेकेंड, ये क्या शहबाज शरीफ साहब यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो देखना है अभी क्या आने वाले दिनों में क्या पिक्चर इमर्ज होती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये मईशत के हवाले से बात हो रही है ना, कल एक बात इस प्रोग्राम में हुई थी, मैं उसी को थोड़ा सा वो जर्नल बात को ही आगे खींचता हूँ, कल वाली बात को ही। कल मैंने ये बात की थी कि ये मईशत के हवाले से
और उसमें फिर मैंने ज़ाहिर है कि जो रीजन के अंदर हालात और वाक़यात हो रहे हैं वो बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। तो कल की गुफ्तगू में ज़िक्र किया था हमने साबिक वज़ीर आज़म भारत के नरसिम्हा राव, बड़े कमाल के की पॉलिटिकल शख्सियत, जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई, जो बाद में वज़ीर आज़म मोदी जो हैं उन्होंने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी करके बिल्कुल उसको ज़बरदस्त ख़त्म फिनिश कर दिया उसको। ये मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और मिज़ोरम में जो कुछ हो रहा है और उस पर। लेकिन नरसिम्हा राव जो हैं भारत की तारीख़ में कई हवालों से उनको याद रखा जाएगा। नरसिम्हा राव, एक तो मैंने बताया ना कि वो उस वक्त आए जब ये पहली खलीजी जंग हो रही है, सोवियत यूनियन टूट रहा है, मतलब एक दुनिया का नक्शा ही चेंज हो रहा है पूरा, और राजीव गांधी का कत्ल हो गया है, और जनाब खालिस्तान की मूवमेंट है, और इधर उधर कश्मीर के अंदर तहरीक आज़ादी फुल, और सोवियत यूनियन टूट गया जिससे आपने मामला तय किए हुए थे सारे। और उसके बाद जो है वो माशी क्राइसिस पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये नरसिम्हा राव, कल तो मैंने बात की थी ना वो लुक ईस्ट वाली, दूसरी बात मैं यहाँ आज करता हूँ कि नरसिम्हा राव को क्यों मतलब याद रखा जाएगा कई हवालों से। नरसिम्हा राव ये जाहिर है कि ये जो ब्रेंटफुड एग्रीमेंट, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला, इसमें आज़ादी से पहले इंडिया उसका रुकन बन गया था, यानी पाकिस्तान इंडिया दोनों जब एक थे तो हिस्सा उसका रुकन बन गए थे, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, ठीक है। तो जब बना पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना तो जाहिर है कि माशी प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के तरफ था, वो सोवियत यूनियन दो, तो इंडिया जो है उसके साथ उन्होंने भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन चूंकि वो ज़रा कम्युनिज्म और ज़रा सोवियत स्टाइल से ज़्यादा मुतासिर थे, और फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि ज़राअत का एक बड़ा वहाँ पे पंजाब के अंदर बड़ी ज़ाहिर है कि वहाँ पे जैसे हमारे पंजाब में यहाँ पर जो पाकिस्तान में बहुत ज़राअत है और दोबारा उसका प्लान भी बन रहे हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पर भी बड़ा किसान और ये सारा, तो वहाँ पर वो ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम इंडिया की तारीख को देखें तो हम उसमें से ग्रीन रेवोल्यूशन को हम नहीं निकाल सकते। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो ये था कि जी यहाँ पर जो है वो फूड सिक्योरिटी मुस्तकबिल में नहीं होनी चाहिए, अनाज हमें चाहिए कि हम ज़्यादा उगाएं यहाँ पे, हम यहाँ पे जो हैं वो खाद बाहर से मंगवाएं, हम किसी तरह किसान हमारे जो हैं वो यहाँ पे खुशहाल हो जाएं। और MS स्वामीनाथन जो हैं वो उस वक्त एक उनके साइंटिस्ट अभी भी गालिबन हयात हैं, तो वो बड़ा मुतासिर होकर उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया, और स्टार्ट करवाने के बाद जो है वो इसका फ़ायदा भी हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। और नॉर्मन बौद्ध लोग एक आलमी सतह के एक उस वक्त मैक्सिको वगैरह में ग्रीन रेवोल्यूशन कई मुल्कों में बड़ा कामयाब हो गया था ये ग्रीन रेवोल्यूशन की, जी आप सनत ज़राअत करें और ये करें और ऐसे करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गए। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ये अभी भी जो आप पढ़ें तो उस पर एक सवालिया निशान है कि वो कितना कामयाब हुआ इंडिया में, और आज भी वहाँ पे जो किसान प्रॉब्लम में हैं, जो मुजाहरे होते रहते हैं और एहतजाज होता रहता है, तो क्या वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मजमूई तौर पे वो कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। वो उतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकी, वो जो बाहर से यूरिया आया, बाहर से जो कीड़े मार दवाइयाँ मंगवाई गई, उस हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो गए, तो गड़बड़ हो गई तो उसके नतीजे में इंडिया को IMF के पास जाना पड़ा। तो इंडिया IMF के पास गया 1966 में। 66 का साल वैसे भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, 65 में लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनका इंतकाल हो गया था, तो वहाँ पर वो जो 1966 में, अब मैं अगर यहाँ पे ये IMF के साथ हिस्ट्री देखूँ इंडिया की, अगर हम दिखा सकें पहली स्लाइड, तो इंडिया जो है वो हमें 1957 में पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF के पास गया है, ये IMF की मैं स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2000 तक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 1962 में गया, ठीक है, ये 1962 में गया। 60 की दिहाई में
स्टैंड बाय एग्रीमेंट करना पड़ा, फिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट 63 में करना पड़ा, फिर 65। ये सारा वो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में गड़बड़ हो रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन चूंकि ख़राब हो रहा है तो 65 तो IMF के पास जाता रहा। लेकिन फिर 1981 में इंडिया को जाना पड़ा, फिर IMF के पास जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा हुआ। और मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स अगर मैं 9/9/1981 का दिखाऊं तो 5.68 बिलियन ये न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि IMF ने लोन दिया है, 5.68। अच्छा, और वॉशिंगटन पोस्ट भी हम दिखा सकते हैं उस वक्त का कि IMF अफ्रूज 5.6 मिलियन लोन टू इंडिया। और इसके ऊपर वहाँ पर जो है ना वो बाकायदा मुजाहरे शुरू हो गए थे अमेरिका में, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं इंडिया को, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं 81 में। लेकिन तो IMF में फंसा रहा और 81 के बाद जो है वो फिर इंडिया दोबारा गया 91 में, यानी नरसिम्हा राव जी की तरफ। और नरसिम्हा राव के दौर में और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट गिरी है, और वो गवर्नमेंट उससे पहले राजीव गांधी का मर्डर हो गया है, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट, उसके बाद जनाब नरसिम्हा राव तो इलेक्ट होके आए थे, लेकिन मनमोहन सिंह, इन्होंने फिर IMF से निकाला। और ये वो दिन थे जब 70 टन सोना इंडिया को अपने मुल्क से बाहर भेजना पड़ा। 70 टन सोना, और 70 टन सोना बाहर भेजना पड़ा और बाहर भेजा। और बाहर भेजने के बाद इन्होंने इसलिए भेजा बैंक ऑफ जापान में और बाकी जगहों पे कि वहाँ पर जो है वो हमें लोन मिल जाए, ठीक है। और ये हम यहाँ पे किसी ने अगर इसको पढ़ना हो तो ये इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं 2017 का, हाउ गवर्नमेंट्स प्लेज्ड गोल्ड टू, जो 8 स्लाइड है, प्लेज्ड गोल्ड टू पुल इकोनॉमी बैक फ्रॉम ब्रिंक। यानी उस वक्त ये हुआ कि खामोशी से सोना की दुनिया में कर्ज देने को तैयार नहीं था 91 में। ये नरसिम्हा राव का यानी आप सोचेंगे इन हालात में तो कर्जा लिया स्टैंड बाय। और इसको थोड़ा स्लाइड को थोड़ा बड़ा कीजिएगा प्लीज़। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इसमें 46.91 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान खामोशी से भेजा गया कि आप पैसा रख लें, हम मतलब आप सोना रख लें हमारा, हम कर्जा उतार देंगे। वो मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं थे। 400 मिलियन जी उन्होंने कहा अपना सोना रखवाओ हमारे पास। सही। तो ये वहां भेजा गया। अच्छा इशू, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो रिफॉर्म्स की, वो पेनफुल रिफॉर्म्स नहीं थी। वो रिफॉर्म्स ऐसी की कि बाहर से ये जो सफ़ेद हाथी हैं जो कि खसारा हो रहा है जिनदारों में, जो अभी हम सुन रहे हैं ना बातचीत, ये नहीं हो रहा कि एहसास गिरवी रख दो, नहीं, वो होता है कि बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे आपने देखा ये टर्की और UAE का हुआ है कि जी उधर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उधर टर्की ने कोई नहीं इन्वेस्टमेंट्स, मुल्क आपस में वेल्थ फंड, ये वो सारा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वो सारा का सारा वो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट और वो सारा, वो नरसिम्हा राव से इस दौर को आप कंपेयर करें ना, वो जितना उन्होंने अपने आप को फैला के बेहतर किए मामलात माशी और बाकी सारे, उतना ही अब वो एक्ट ईस्ट में जाके वो खत्म हो गया है इंडिया का। मतलब ये कंपैरिजन पॉलिसीज को समझते नहीं, वो मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। 15 अगस्त को देखिए, 15 अगस्त को फिर वो कह रहे हैं कि जी जो सिख जो हैं, सिख बरादरी, वो पूरी दुनिया में वो 15 अगस्त जो कि भारत का यौम आज़ादी है, उस दिन वो तमाम दुनिया के कॉन्सुलेट्स के बाहर, उनके साथ मणिपुर के भी लोग आ रहे हैं, सुने। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। भी आ रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं मुजाहरे, तो ये उन्होंने भी अभी प्लान कर, वो ऐलान शायद करने वाले हैं 1-2 दिन में कि हम भी, तो ये मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने इस तशद्दुद को ये क्यों भड़का रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रेक एक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हमारे साथ होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपके स्ट्रेटेजिक हवालों से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है, और आपने कहा जो बहरान है वो अंदरूनी मामला की बिना पर है। स्ट्रेटेजिक लेवल से वहाँ पे है कि मज़ीद आप समझें कि वो जगह आ जाती है ना जहाँ पर आप कोई गलत फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब एक जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी वो होगी जो कि अगली कई दहाइयों तक चलेगी। यानी
सर जंग चल रही है तो जी दुनिया में वो सोवियत यूनियन की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है, और फिर अगर यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई तो आपने कैसे उससे गुजरना है। और मैंने मिसाल दी आपको, मैंने मिसाल दी कि ये नरसिम्हा राव जो हैं जब ये बने वज़ीर आज़म तो सोवियत यूनियन टूट गया। यानी एक अजीब स्यापा है ना कई तरफ से, लेकिन फिर उससे निकले मुल्क। और पाकिस्तान जो है वो भी उसने यानी अपने आप को हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मसाइल हुए, दहशतगर्दी अभी भी हो रही है, अभी भी जारी है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं हुआ कि पाकिस्तान कम्बोडिया बन जाएगा। वो जो बात थी कि पाकिस्तान इतना बड़ा फॉल आउट होगा अफगानिस्तान से इनखला खा के पता नहीं क्या होगा, ये तो ज़ाहिर है वाक़यात वहाँ से अजीब जो लोग दहशतगर्द टाइप, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान कॉरिडोर और ये सेंट्रल एशिया तक रसाई पाकिस्तान के बगैर तो खित्ते की बात नहीं बनती ना। बिल्कुल ठीक है। और इंडिया जो है उसने इस दौरान ये किया कि एससीओ को भी बर्बाद कर दिया, उसने सार्क को भी बर्बाद कर दिया, उसने ये देखें ये अभी फिर समिट्स हुई हैं, G20 की 2 समिट्स हुई हैं पिछले एक हफ्ते में। दोनों समिट्स में जब से G20 बना है इनकी तकरीबन सारी समिट्स में एक मुश्तरका एलामिया जारी होता था। अभी 2 समिट्स हुई हैं इनकी पिछले चंद रोज़ के दौरान, और दोनों समिट्स के अंदर किसी किस्म का कोई मुतफ़िका लाहमल नहीं आ सका, इकोनॉमीज़ के हवाले से भी नहीं आ सका। G20 की भी सदारत इस साल इनके पास है ना। तो अब आप देखें कि इनके पास ये वॉइस ऑफ अमेरिका जो 25वीं स्लाइड है, ये भी पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हैं, 25th स्लाइड वॉइस ऑफ अमेरिका, G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स एंड विदाउट कंसेंसस। इसी तरह से ये उसके बाद दूसरी मीटिंग जो हुई है एनर्जी मिनिस्टर्स की, G20 ब्लॉक फेल्स टू रीच एग्रीमेंट। अब उसमें कि मुझे बताएं कि, और ये साथ ही अफ्रीका से भी न्यूज़ आज बाकायदा आनी शुरू हो गई, अफ्रीका की न्यूज़ के ओवर 40 नेशंस एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। और चाइना के जो वज़ीर जो सबसे टॉप डिप्लोमेट है उनके वांग ली, वो साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका से वो नाइजेरिया, कीनिया और फिर टर्की आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट उनका विजिट, टर्की भी आएंगे। और टर्की में आप ये ज़हन में रखें कि चाइना टर्की का करीब आना, और इस वक्त ये जो ब्लैक सी का एक क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है वो मॉस्को भी चले जाएं उसके बाद, लेकिन टर्की तो वो एक चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ बात ही कह रहा हूँ कि ये देखें ये मणिपुर को क्यों, मणिपुर, मिज़ोरम, इनको हाथ से क्यों जाने दिया और उस तरफ तवज्जो, क्योंकि ये अगर वहाँ पर फेल होते हैं, ये मुझसे मार्क माय वर्ड्स, अमेरिकन इनको डंप कर देंगे, मोदी सरकार को डंप कर देंगे। और करते रहे हैं। नहीं अभी कर रहे हैं ना, अभी पिछले 1 साल LSC बॉर्डर्स पे अभी बार बार कर रहे हैं और कर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप मुझे बताएं, ये मुझे एक बात जरा बताएं, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है? ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये इनके इत्तेहादी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहे हैं? US बेस्ड टेररिस्ट पन्नू threatens to target Amit Shah and Jaishankar for Niger killing। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, ये 20 स्लाइड। अमेरिका में जो है वो उन्होंने, जो इनके सिख जो रहनुमा हैं जिनको टेररिस्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका में कि हमने अमित शाह और जयशंकर, डिप्लोमेट्स नहीं, अमित शाह और जयशंकर, रिपब्लिक वर्ल्ड 19 स्लाइड, सिख फॉर जस्टिस थ्रेटेंड टू बिसीज इंडियन मिशंस वर्ल्ड वाइड ऑन अगस्त 15। इनके साथ मणिपुर के और ये कुकी कबाइल जमा हो रहे हैं, ये अभी मुझसे आप लिखवा लें, और हो सकता है इनके साथ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बाहर की आ जाएं साथ, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियंस के साथ जो हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स, ये आप देखें ज़रा, कनाडा सिख फॉर जस्टिस ग्रुप बिसीज इंडियन मिशन इंडिपेंडेंस डे, ये इंडिपेंडेंस डे की तैयारी शुरू हो गई है। और हिंदुस्तान टाइम्स ही फिर कह रहा है सिक्योरिटी इनहेंस फॉर इंडियन वॉइस इन कनाडा आफ्टर 3। बात ये सारी, और ये कुकीज़ वहाँ पे क्या हो रहा है, मणिपुर से क्या खबर आ रही है? 7 कुकीज़ वुमेन विमेन रेप्ड, 8 बिलोंग टू डेथ, 5 शॉट। अब ये अल्फा, ये इनको क्या बताया जाए? इंडिया टुडे 14 स्लाइड देखें आप, ये क्या, इन खबरों पे क्या तबसरा किया जाए? तो बात ये सारी कि मुझे तो ये अब G20 में भी मुझे नहीं पता वो आते हैं नहीं आते। लुकाशेंको की मुलाकात पुतिन से हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन से, वो कह रहे हैं कि जी ये वैगनर ग्रुप जो है ये चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाएं। वैगनर ग्रुप बेलारूस से निकलना चाहता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है उन्होंने। और ये जो तास खबर दे रही है ना 30 सेकेंड, लुकाशेंको टेल्स पुतिन सिचुएशन इज स्टार्टिंग टू गेट टेंस विद वैगनर। वैगनर अब हमें परेशान कर रहा है, मगर वैगनर जाना कहाँ चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। 33rd स्लाइड, वैगनर्स ट्रूप्स इन बेलारूस वांट टू गो टू वेस्ट इनटू पोलैंड।
वो पोलैंड के जाना चाह रहे हैं, पोलैंड के लिए हिजाब बन गया है। उन्होंने अपनी फौज जो है वो सारी भेजी है बॉर्डर पे कि वो कह रहे हैं कि जी वैगनर ग्रुप को हम नहीं रख सकते, वो चाहते हैं हम पोलैंड जाए। पोलैंड तो यानी पोलैंड में कहाँ से जाएं? पोलैंड में जाने का मतलब तो वैगनर ग्रुप का कि इधर हमारा दिल भर गया है, हाँ। रसिया में जा नहीं सकते, यहाँ बोर हो रहे हैं, पोलैंड जाएंगे। और पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया सारे जो नेटो के मतलब वो सारे अलर्ट हो गए। क्या मुसीबत है यार, जाहिर सी बात है रशिया को प्रोवोक करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तो चलो पोलैंड चलो, ये लुकाशेंको ने कहा है पुतिन से। सर बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ तो आ नहीं सकते, हमारे यहाँ बोर हो गए, वो कह रहे हैं मगरिब की तरफ जाना है, अब क्या करें हम सर? वैगनर ग्रुप। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सफ़र ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।